और एक चैप्टर खत्म करेंगे हम सभी। कल हम लोगों ने रिमोट सेंसिंग यहाँ तक पढ़ा था, इमेज का रिजोल्यूशन सैटेलाइट्स का, उसके आगे से पढ़ेंगे, ठीक है। ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी लोगों तक? हाँ, आज रिमोट सेंसिंग करेंगे। खुश रहिए, पढ़ाई खूब अच्छे से करते रहिए, यही आशीर्वाद है बस मेरा आप लोगों को। चलिए शुरू किया जाए। अरे जिंदगी में सफल होने के लिए देखिए आशीर्वाद तो जरूरी चीज है ही, बिल्कुल वो तो है ही। जिंदगी में अगर सफल होना है तो मेहनत करना है, मेहनत के ऊपर वो करिए, उस पर विश्वास रखिए, कर्म के ऊपर विश्वास रखिए, सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी आज। चलिए आगे सब लोग। तो देखिए इमेज रिजोल्यूशंस कल हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था। अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इसको, इसके जो टाइप्स थे, स्पेशियल को, टेम्पोरल को, रेडियोमेट्रिक, स्पेक्ट्रल को, इन सबको कवर करेंगे वन बाय वन। तो रिजोल्यूशंस को थोड़ा सा ब्रीफ में रिव्यू करते हुए शुरू करते हैं। ओके, देखो इमेज रिजोल्यूशन हमने देखा था, अब देखिए रिजोल्यूशंस को समझिए। रिजोल्यूशंस को हम डीपीआई से रिप्रेजेंट करते हैं। डीपीआई का फुल फॉर्म लिख लीजिए, डॉट पर इंच। ये एग्जाम में आ चुका है। डीपीआई का फुल फॉर्म डॉट पर इंच होता है। जैसे अगर पिक्चर को बताना होता है, पिक्चर के बारे में बात करनी होती है, गाइस एक मिनट रुक जाना बस। ठीक है, ओके, ये नोट कर लीजिएगा, ये पूछता है आपके एग्जाम में। बेसिकली देखिए हम रिजोल्यूशंस को पिक्चर की क्लैरिटी से भी समझते हैं कि पिक्चर कितना बेहतर है, उसकी क्वालिटी कितनी बेहतर है और वो कितने डिटेल में चीजों को दिखाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई इमेज है, ये एक इमेज है, इस इमेज में डीपीआई है ना सबसे कम है, लाइक 10 डीपीआई है। 10 डीपीआई मतलब क्या है, जैसे समझिए ये एक ब्लॉक है, ठीक है, इसमें जितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, ये रास्टर डेटा फॉर्मेट है समझ लीजिए, इसमें जितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, हर बॉक्स में एक पर्टिकुलर इमेज का
जो पोर्शन है वो रहता है। तो जितने अधिक से अधिक पोर्शंस रहेंगे उतना ही पिक्चर क्लियर दिखेगा, जितने ज्यादा से ज्यादा बॉक्सेस रहेंगे उतना ही ज्यादा पिक्चर क्लियर दिखेगा, उतनी ही ज्यादा क्लैरिटी जो है आपको देखने को मिलती है। ये और भी हो सकते हैं, और भी बेहतर पिक्चर बन सकता है अगर हम इनके बॉक्सेस को बढ़ाते चले जाएं तो। सो सिंपली इमेज रिजोल्यूशंस को हम समझे तो जैसे 1:1 हो गया तो इमेज रेजोल्यूशन सबसे घटिया है। 2:2 थोड़ा बेहतर हुआ, 5:5 थोड़ा और बेहतर हुआ, 10:10 थोड़ा और बेहतर हुआ, 20:20 देखो बढ़ता चला जा रहा है। 100:100 में आपको ये अल्फाबेट क्लियरली विजिबल हो रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए इसको हम कहते हैं डीपीआई, क्योंकि जितने डॉट्स होंगे, है ना, डॉट्स पर इंच, जितने इंचेस पे जितने डॉट्स होते हैं उतने ही ज्यादा पिक्चर अच्छा माना जाता है। ये 72, ये 300 में देखिए पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल एचडी हो जा रही है, हाई रिजोल्यूशन, हाई डेफिनेशन। ठीक है, इस तरीके से इसको हम देखते हैं। सबसे पहला जो टाइप ऑफ रिजोल्यूशन है वो है स्पेशियल। देखो यहाँ पर आपको समझना बहुत जरूरी है कि जो स्पेशियल रिजोल्यूशन है वो क्या है। Basically, it refers to variation in the reflectance or emittance determined by shape, size, texture of the target और ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु या कोई लैंडस्केप। हम बेसिकली स्पेशियल रिजोल्यूशन से उसके शेप, साइज और टेक्सचर को समझते हैं। बहुत सिंपली आप इसको रिलेट कर सकते हो। जैसे स्पेशल का मतलब भी होता है स्थानीय, यानी वो दिखता कैसा है ना, वो किस प्रकार के शेप को लिए हुए है, रेक्टेंगुलर है या फिर पॉलीगन के शेप में है या फिर स्क्वायर है या फिर ट्राइंगल है, कैसा भी शेप हो सकता है, उसकी बनावट कैसी है। The size of the smallest feature that can be detected by a satellite sensor or displayed in a satellite image। यानी हम स्पेशल में वो चीजों को देखते हैं जो सबसे छोटी से छोटी वस्तु को भी दिखा सके। जैसे एग्जांपल में देखिए इस पिक्चर में, है ना, यहाँ पर देखो ये डीपीआई कितना कम है इसका, इसका बढ़ गया और इसका और बढ़ गया। इसके बाद देखिए ये इंक्रीज होता चला गया और अंत में ये पूरा एक पिक्चर विजिबल आपको होने लगता है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए रिजोल्यूशंस कैसे, है ना, ये देखो आप रिजोल्यूशंस कितना क्लोज पिक्चर दिखाया जा रहा है। तो जितनी ज्यादा स्पष्ट पिक्चर होगा उतना ही बेहतर स्पेशियल रिजोल्यूशन माना जाता है। ठीक है, so basically it is usually presented as a single value representing the length of one side of a square। जैसे स्क्वायर है तो उसके साइड का, जैसे ये जो साइड कह लीजिए, इसको दिखाता है कि उसकी लेंथ क्या है। For example, a spatial resolution of 250 meter means that one pixel represent, एक पिक्सल क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है an area 250 by 250 meter on the ground। ठीक है, 250 मीटर को दिखाएगा। अगर रिजोल्यूशन 250 मीटर वहां पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ग्राउंड एरिया 250 मीटर वो कवर कर रहा है। 250 मीटर इधर भी कवर कर रहा है और जो पिक्चर होगा उसके अकॉर्डिंगली। ज्यादातर जो सैटेलाइट इमेज होते हैं ना वो स्क्वायर में होते हैं, है ना, स्क्वायर में होते हैं बेसिकली। तो इसी तरीके से इसको हम देखते हैं। The spatial resolution of passive sensor depend primarily on their instantaneous field of view। पैसिव सेंसर की बात हो रही है। पैसिव सेंसर मतलब जो सन के लाइट में, सनलाइट में, सन सूर्य की जो प्रकाश होती है उसमें होता है। इसको हम इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। इसको शॉर्ट में IFOV भी कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं ये फुल फॉर्म। ठीक है, IFOV क्या है? बेसिकली इट इज द angular cone of visibility of the sensor and determines the area on the earth surface which is seen from a given altitude at one's particular movement of time। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, जैसे सैटेलाइट मूव कर रहा है एक सर्टेन हाइट से तो जितना एरिया वो पिक्चर में, सेंसर में उसको विजिबल हो रहा है, ठीक है,
उससे ही हम कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू, जो पिक्चर उसको कैमरे में दिख रहा है। एग्जैक्टली, मोर मेगापिक्सल मोर क्लियर इमेज। यस, the IFOV may also be defined as the area on the ground, यानी कि कितना एरिया जो पिक्चर दिख रहा है कैमरे में, वही पिक्चर क्या होगा, एग्जैक्ट एरिया उतना ही ग्राउंड पे भी दिखा रहा होगा, मतलब ग्राउंड का कवर कर रहा होगा। which viewed by a single instrument from a given altitude at any given instant of time, मतलब किसी पर्टिकुलर दिए हुए समय में ही क्या होता है उतने एरिया को वो कवर करता है किसी इंस्ट्रूमेंट से अगर मेजर करते हैं तो। The information within an IFOV is presented by a picture element in the image plane, usually referred to as a pixel। पिक्चर एलिमेंट वही होता है, जैसे पिक्चर क्या है, हर एक पिक्सल में एक इंफॉर्मेशन, मैंने आपको पहले ही बताया, ये रास्टर डेटा फॉर्मेट है, ठीक है। हर एक पिक्सल में एक इंफॉर्मेशन है, और जब बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं, हर पिक्सल्स में एक एक इंफॉर्मेशन होता है, उसी इंफॉर्मेशन से क्या होती है, पिक्चर बन करके तैयार होती है। अब जैसे देख लो, यहाँ पर ये बता रहा है कि ये ओशन है, कोस्ट है, और ये फॉरेस्ट लैंड है, ये भी इंफॉर्मेशन, ये भी इंफॉर्मेशन, दोनों ही क्या है, इंफॉर्मेशन। Important to understand that IFOV and FOV are different, दोनों डिफरेंट होते हैं। अब FOV को देख लीजिए, FOV फुल फॉर्म यही है, फील्ड ऑफ व्यू। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हो गया, एक निश्चित समय पे एक निश्चित हाइट से जो पिक्चर सेंसर कैप्चर करता है वो। FOV क्या है, इज द टोटल व्यू एंगल ऑफ द कैमरा विच डिफाइन द इमेज स्वाथ। इमेज के स्वाद को FOV बताता है, बट IFOV डिफाइंस द व्यूइंग एंगल ऑफ अ सेंसर्स डिटेक्टर, यानी कि जो सेंसर है उसका जो एंगल है वो IFOV से हम देखते हैं, और जो एग्जैक्टली जो स्वाद एरिया कवर करता है वो FOV हो जाता है, which defines the area on the ground represented by pixels in the image। तो दोनों में क्या है, डिफरेंसेस है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 देखते हैं हम, टेम्पोरल रिजोल्यूशंस। टेम्पोरल रिजोल्यूशन बहुत सिंपल है, कालानुक्रमिक कह लीजिए या कालिक कह लीजिए, क्योंकि इसमें हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, इसमें हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। पिक्चर को देख करके हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी इमेज है ना पुरानी है कि नई है, क्या चेंज हुए हैं, लैंडफॉर्म बदला है, लैंड यूज लैंड कवर चेंज हुए हैं, सारा इंफॉर्मेशन हम देखते हैं। So temporal resolutions, it involves diurnal and seasonal changes। diurnal डेली चेंजेस को हम कहते हैं, मतलब प्रत्येक दिन जो बदलाव होते हैं, एंड सीजनल चेंजेस इन रिफ्लेक्टेंस और एमिटेंस, जो पिक्चर रिसीव होते हैं स्पेस में जो सैटेलाइट्स होते हैं। टेम्पोरल रेजोल्यूशंस रेफर्स टू द टाइम बिटवीन द इमेजेस, जैसे एक पिक्चर से दूसरे पिक्चर के बीच में जो टाइम है उसको हम इसमें समझते हैं। जैसे ये 1967 की पिक्चर है, रेड वाला जो आप देख रहे हैं ये सेटलमेंट्स है, घर, अधिवास। और 1997 में 10 साल बाद देखिए अधिवास क्या हो गया, और ज्यादा हो गया, इसका मतलब पॉपुलेशन बढ़ रहा है। 10 साल बाद देखिए 1987 में और बढ़ रहा है, 10 साल बाद 10 ईयर 1998 में ये और ज्यादा बिगर हो गया, और 2007 में ये और भी ज्यादा बिगर हो गया। ये बता रहा है कि कैसे एग्रीकल्चरल लैंड श्रिंक हो रहे हैं, सिटी ग्रो कर रहा है, सेटलमेंट ग्रो कर रहा है, ग्रीन बेल्ट खत्म हो रहा है, वाटर एरिया श्रिंक हो रहे हैं, इंक्रोचमेंट हो रहा है। तो बेसिकली हम टेम्पोरल रिजोल्यूशंस का इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम पिक्चर्स, अलग अलग टाइम के पिक्चर को देख करके आइडेंटिफाई करते हैं कि उस पर्टिकुलर लैंड में क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है। इसका फायदा क्या होता है, एडवांटेज क्या है इसमें, अगर हम रिमोट सेंसिंग करते हैं टेम्पोरल रिजोल्यूशंस के थ्रू, तो इसमें किसी भी अर्थ के पार्ट को है ना ऑब्जर्व करने की क्षमता होती है, और हर तरीके की इंफॉर्मेशन को वो कैप्चर कर रहा होता है। आज के डेट में हम बेसिकली टेम्पोरल रिजोल्यूशन का इस्तेमाल काफी कर रहे हैं, जैसे IRS-1A। अच्छा, इसको ऐसे भी समझिए, टेम्पोरल रिजोल्यूशन बेसिकली रिपीटेड साइकिल को भी बताता है किसी भी सैटेलाइट के। फॉर एग्जांपल जैसे 22 डेज टेम्पोरल रिजोल्यूशन का मतलब है कि IRS-1A 1988 में लॉन्च हुआ था, भारत का पहला सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग पर। तो वो 22 दिन पहले जिस एक जगह से गुजरा था, मान लीजिए आज का डेट क्या है, 26/12/2022 है आज।
अब इसमें आपको 22 दिन और ऐड करना है, तो अगली तारीख का जो भी महीना होगा, 18वीं तारीख, 17वीं तारीख, जो भी होगा, जिस जगह से वो कैमरा गुजरा था वापस उस जगह पर उसको 22 दिन वापस आने में लगेगा। ठीक है, क्योंकि वो पूरे अर्थ का चक्कर लगाने के बाद वहां पहुंचेगा। ऐसा नहीं कि एक साइकिल 22 दिन लगाएगा, नहीं, वो उस जगह पर वापस पहुंचने में 22 दिन का समय लेगा। कुछ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं जिनका जो टेम्पोरल रिजोल्यूशन होता है वो 22 से कम दिनों का होता है, कुछ का ज्यादा होता है, नीड के अकॉर्डिंगली सेट किया जाता है। ठीक है, लो टेम्पोरल रिजोल्यूशंस रेफर टू द infrequent repeat coverage, whereas high temporal resolution refers to the frequent repeat coverage. लो टेम्पोरल मतलब निम्न कालिक, अगर हम कहें तो मतलब बहुत कम, मतलब बहुत लंबे दिन में वो रिपीट होता है, और हाई का मतलब क्या हो गया, बहुत जल्दी भी रिपीट होता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा हमारा रिजोल्यूशन होगा टेम्पोरल, मतलब जितने नंबर ऑफ कम डेज होंगे उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन उतने कम गैप में हमें मिलती है। ठीक है, तीसरा है रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशंस। रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन बेसिकली इसको हम डिफाइन करते हैं कि कितना फाइन, मतलब कितनी क्लियर जो है पिक्चर है, सैटेलाइट है, जो किसी भी तरीके के बैंड से, बैंड का मतलब क्या हो गया, सेंसर बैंड, द स्पेसिफिक वेवलेंथ इंटरवल इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बैंड का मतलब होता है कैमरे का जो पिक्चर लेने की क्वालिटी है ना, वो कितने वेवलेंथ्स की होती है। जैसे हर पिक्चर का भी तो अपना होता है ना ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो ईएमआर बेसिकली क्या होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के विजिबल रेंजेस होते हैं, नॉन विजिबल रेंजेस होते हैं, जैसे गामा रेज है ना, इस तरीके से होते हैं, यूवी रेज और इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो, ये सब वेव्स के टाइप्स होते हैं। तो बैंड्स जो है उन्हीं से डिफाइन करते हैं। द ग्रेटर द रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन, द ग्रेटर द रेंज ऑफ है ना इंटेंसिटीज ऑफ रेडिएशन द सेंसर इज एबल टू डिस्टिंग्विश एंड रिकॉर्ड। जितने ज्यादा है ना रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन जितना ज्यादा होगा, अब इसको समझिए ऐसे सामान्य बोलचाल की भाषा में, जितने अधिक से अधिक कैमरे होंगे, जैसे कैमरे की संख्या अगर 2 है और अगर वो 4 हो जाए पिक्चर और अच्छी आएगी, 4 से 8 हो जाए पिक्चर और अच्छी आएगी, 8 से 16 हो जाए पिक्चर और अच्छी आएगी। ठीक है, क्योंकि हर कैमरे का अपना रेजोल्यूशन होता है, पिक्चर क्वालिटी, वो उसको अलग अलग बैंड में, बैंड का मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं कलराइजेशन, कलर कंपोजिशन ऑफ अ रिमोट सेंसिंग सेंसर। हाँ बिल्कुल सही है ना, क्वालिटी ऑफ इमेज को डिफाइन करता है। अब इस पिक्चर में देखिए, ये 8 बिट रिजोल्यूशन का है, ये 2 बिट रिजोल्यूशन का, ये 1 बिट रिजोल्यूशन का है। ये देखो क्या समझ में आ रहा है आपको पिक्चर में, कुछ भी नहीं लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज है ये। अगर इस पिक्चर को ना देखो तो कुछ भी नहीं समझ में आया क्या है, लेकिन जैसे ही हमने रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन इंक्रीज किया, आप देखो थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हुआ, और क्लियर किया हमने तो पिक्चर और अच्छी हो गई। यहाँ पर इंसान भी दिखने लग गए कि यहाँ पे इंसान भी है, ये माउंटेन है, ये कोई प्लेटू है, ये क्लाउड्स हैं, ये स्काई, आइडिया लग गया। तो बेसिकली रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन क्या करता है, डिफरेंट टाइप के जो सेंसर्स बैंड होते हैं उनका इस्तेमाल करता है। जैसे लैंडसैट है, दुनिया का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लैंडसैट, ये 16 बिट डेटा प्रोड्यूस करता है। 16 बिट का मतलब क्या हो गया, बेहतरीन पिक्चर। ठीक है, कुछ और हैं जो 8 बिट डेटा का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कैमरे की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा जो है पिक्चर होगा। यूजुअली 8 बिट या 16 बिट्स के बीच में हम देखते हैं। एक चीज दिखाना था मुझे,
हम लैंडसेट की ही बात कर रहे हैं। हाँ, लैंडसेट की ही बात कर रहे हैं। इसमें नहीं है, मे भी मैंने कहीं क्लास में किसी क्वेश्चन आंसर सेशन में करवाया होगा, ध्यान आएगा तो वो जिक्र मैं यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है, अचानक से दिमाग में आता है और फिर स्लिप कर जाता है, ये क्या था। आगे बढ़ते हैं। लास्ट है स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन। ठीक है, स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन क्या है? इट इन्फर्स चेंजेस इन द रिफ्लेक्टेंस और इमिटेंस एज अ फंक्शन ऑफ द वेवलेंथ। बेसिकली ये क्या करते हैं कि ये स्पेक्ट्रल बैंड्स होते हैं, यहाँ पर बैंड का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को यूज करने के लिए, कलराइजेशन वगैरह के लिए, बेसिकली पिक्चर की क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए रेडियोमेट्रिक में। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम कलर्ड बेस्ड बैंड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कहीं पर ब्लैक एंड व्हाइट होगा, कहीं पर कलर फिल्म होगा। ठीक है, सो डिफरेंट मटेरियल ऑन अर्थ सरफेस एग्जिबिट डिफरेंट स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस। जैसे कोई अगर ग्रीन है तो ग्रीन पिक्चर दिखाएगा, कोई अगर ब्लैक है तो ब्लैक पिक्चर दिखाएगा, रेड है तो रेड पिक्चर दिखाएगा। लेकिन इन पिक्चर्स को उनके एग्जैक्ट कलर में कैप्चर करने के लिए हम इन्हीं स्पेक्ट्रल बैंड्स का इस्तेमाल करते हैं। सो दीज स्पेक्ट्रल और वेवलेंथ रीजंस observation called spectral band. The spectral band are defined in terms of central wavelength and bandwidth. Sometimes उनको हम bandwidth या wavelength के थ्रू भी दर्शाते हैं। ये बताता है how many bands, है ना, एन इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड, मतलब बैंड्स का मतलब हो गया कलर, कितने कलर को एक जो है इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड कर सकता है, कैमरा कितने कलर को रिकॉर्ड कर सकता है। जैसे वो एक ही, ऐसे मान लो यहाँ पर कोई पेड़ है तो उसको वो ब्लैक एंड व्हाइट भी दिखाएगा, रेड भी दिखा सकता है, ग्रीन भी दिखा सकता है ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर में दिखा सकता है। इससे क्या होता है कि हमें पिक्चर को बेहतर तरीके से समझने में हेल्प मिलती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है तो उसमें सिर्फ एक बैंड होगा क्योंकि वो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट दिखाएगा। लेकिन अगर आपको आरजीबी पिक्चर चाहिए, मतलब कलरफुल, रेड ग्रीन ब्लू, आरजीबी का मतलब क्या है, रेड, पूछा एग्जाम में, ग्रीन और ब्लू, ये फुल फॉर्म पूछा गया एग्जाम में, आपके आ चुका है। तो इसका मतलब होगा कि वो तीन बैंड का इस्तेमाल करता है ना। लैंडसेट 8 जो है वो 11 बैंड का इस्तेमाल करता है, 11 बैंड्स का, मतलब 11 डिफरेंट टाइप के कलर्स का वो इस्तेमाल करता है। तब जाकर के पिक्चर जो है इतनी कलरफुल आती है, लाइक दिस। जैसा आप ये देख रहे हो ना, कलरफुल पिक्चर ऐसा आता है, या फिर इस तरीके के पिक्चर्स आते हैं। एग्जैक्टली आप जैसा चाहते हो वैसा ही पिक्चर आपको देखने को मिलता है, ट्रू कलर आपको देखने को मिलता है। ये इनका ऑर्डर है, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। स्पेक्ट्रल, स्पेशियल, रिफ्लेक्टेड। आगे चलते हैं हम इमेज इंटरप्रिटेशन में। ठीक है, आगे देखिए इमेज इंटरप्रिटेशन। अब आपने पिक्चर ले लिया सेंसर से, है ना, आपने ये सारे पिक्चर्स वगैरह ले लिए सेंसर से, कैमरे से, मोबाइल से खींच लिया पिक्चर। अब इसका इंटरप्रिटेशन में तो करना होगा, बताना होगा ना कि पिक्चर में क्या क्या चीज है। यही काम होता है इंटरप्रिटेशन का, इमेज इंटरप्रिटेशन। इमेज इंटरप्रिटेशन का काम ये सैटेलाइट था, फोटोग्रामेट्री थी। चलो पढ़ लेते हैं इसको। तो देखिए दो तरीके से इनको हम इंटरप्रेट करते हैं। मुझे बताइए पहले ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्लियर है? ओके, थैंक यू थैंक यू। देखिए आगे देखिए,
इमेज इंटरप्रिटेशन दो तरीकों से करते हैं, जनरली बनाया ही गया, इनको इस तरीके से डिजाइन किया गया। रिमोट सेंसिंग में हम नेचुरल कलर का भी यूज करते हैं और फॉल्स कलर का भी यूज करते हैं। फॉल्स मतलब जो ट्रू कलर नहीं है। जैसे मान लीजिए ये कलर अगर आप देख रहे होंगे, ये ग्रीन बेल्ट है, ये आपको ग्रीन दिख रहा है, रियलिटी में ये ग्रीन ही होगा तभी ये ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। ये घर के रूफ हैं, रूफ टॉप है, छत है, ये आपको जैसे दिख रहे हैं जिस कलर में, रियलिटी में वो वैसे ही होंगे, ठीक है। जैसे मैंने ये जैकेट पहन रखा है ब्लैक, इट मींस अगर आपको ब्लैक दिख रहा है मतलब ये ब्लैक में ही। तो ये जो डिफरेंट टाइप के इंटरप्रिटेशन है वो हम दो तरीकों से करते हैं। एक होता है नेचुरल, प्राकृतिक, जिसे हम टीसीसी यानी कि ट्रू कलर कंपोजिट से दिखाते हैं। नोट कर लीजिए टीसीसी का फुल फॉर्म और एफसीसी का फुल फॉर्म नोट कर लीजिए। ट्रू कलर कंपोजिट और फॉल्स कलर कंपोजिट से इसको हम दिखाते हैं। तो टीसीसी का मतलब क्या हो गया? A natural or true color composite is an image displaying combination of visible red, green and blue bands. In short, इसे हम रेड ग्रीन ब्लू आरजीबी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दिस इज आरजीबी बैंड। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी रियल में पिक्चर आप देख रहे होंगे, रियल में ही वही सेम इमेज भी स्कैन करता है। The resulting composite resembles what would be observed naturally by human eyes. मनुष्य अपनी आंखों से जिसको ना देखता है प्राकृतिक रूप से, जिसमें मैंने कहा आप ग्रीन को ग्रीन ही देखते हो, आंखें रेड को रेड दिखाती हैं। तो टीसीसी बेसिकली नेचुरल जो हमारी आंखें देखती हैं वही कैमरा उसे कैप्चर करता है। बहुत ही सिंपल सी चीज, ठीक है। जैसे वेजिटेशन अपीयर्स ग्रीन, वाटर डार्क, है ना, ब्लू टू ब्लैक दिख सकता है वो, बेयर ग्राउंड मतलब खाली जगह, है ना, इम्परवियस सरफेसेस अपीयर लाइट ग्रे एंड ब्राउन। इन सबको अलग अलग कलर से हम दिखाते हैं। इसका पूरा यहाँ पर सेक्शन है, आप इसे पढ़ेंगे। फॉल्स कलर कंपोजिट में जिस कलर का इस्तेमाल करेंगे वेबसीसी पर पढ़ लें उसके बाद, ठीक है। Many people prefer true color composite as color appears natural to our eyes, but often subtle differences in features are difficult to recognize. जैसे कई बार क्या होता है, कुछ पिक्चर्स को हम नेचुरली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, तो हमें उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। नेचुरल कलर इमेज कैन बी लो इन कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट हर चीज का, हर ऑब्जेक्ट का अपना अपना होता है। Somewhat hazy due to the scattering of blue light, hazy हो सकता है, foggy conditions हो सकते हैं, तो contrast कम आता है पिक्चर में, तो विजिबिलिटी सही नहीं होती, समझ में नहीं आता क्या है। दूसरा है एफसीसी, फॉल्स कलर कंपोजिट, जस्ट अपोजिट। जो कुछ भी आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो जिस कलर का दिख रहा है उस कलर का ना होकर के उसको हम एक डिफरेंट कलर असाइन करते हैं। इससे पजल होता है ना, ए को हम बी मान लें और बी को ए मान लें, होता है वही चीज सेम यहाँ पर भी है कि बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम जो कलर ट्रू वाले होते हैं उन्हीं को हम क्या करते हैं, अपोजिट कर देते हैं। सो फॉल्स कलर इमेज इज एन इमेज दैट डिपिक्ट्स एन ऑब्जेक्ट इन कलर दैट डिफर फ्रॉम दोज फोटोग्राफ। टीसीसी से डिफर करता है ना। इन दिस इमेज कलर हैव बीन असाइंड टू 3 different wavelength that our eyes cannot normally see। जैसे यहाँ पर आरजीबी था तो वहां पर कोई दूसरा कलर जो है दे दिया जाता है जो हमारी आंखें नॉर्मली नहीं देख सकती। False color image are representation of a multispectral image। Multispectral image using any band other than visible, मतलब विजिबल रेंज के अलावा बाकी कोई भी कलर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ को इस्तेमाल कर सकते हैं। रेड ग्रीन और ब्लू को छोड़ करके, एज द रेड ग्रीन एंड ब्लू कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्ले, इनको छोड़ करके false color composite allow us to visualize wavelength that human eyes cannot see।
मतलब हम एफसीसी तब करते हैं जब हमारी आंखें नॉर्मली उन ऑब्जेक्ट्स को नहीं ढूंढ पाती हैं, तब एफसीसी किया जाता है। ठीक है, जिससे में हम नियर इंफ्रारेड को देखते हैं या बियॉन्ड दैट। हमारी आंखें सिर्फ विजिबल रेंज को देख पाती है ना, तो विजिबल रेंज के अलावा जो भी चीजें हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे देख लीजिए उसमें नियर इंफ्रारेड था ना, ये वाला चैप्टर, इसलिए कुछ लोग को लग सकता है। जैसे देखो ये है वो वेवलेंथ वाले रीजंस, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ये आपका विजिबल रेंज है। बट ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये प्रकाश लाइट के बैंड्स हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इसको कहा जाता है। इस स्पेक्ट्रम में कुछ ऐसे वेवलेंथ होते हैं जो हमारी आंखें नहीं देख सकती, जैसे गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, ये नहीं देख सकते। इंफ्रारेड नहीं देख सकते, माइक्रोवेव नहीं देख सकते, रेडियो वेव नहीं देख सकते। हम सिर्फ क्या देख सकते हैं, विजिबल रेंज देख सकते हैं। ठीक है, जो प्रिज्म में से निकलता है वेव की ओर, जब लाइट पड़ती है प्रिज्म में तो कुल 7 कलर के डिफरेंट डिफरेंट जो है वो देखने को मिलते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो वही वहां पे बताया, वही वहां पे बताया जा रहा है। ये क्लास करेंगे, इंपॉर्टेंट है, पढ़ाऊंगा इसे मैं। एक सेकंड रुक जाओ, मेरे अभी क्लियर है। चलो ठीक है, नेटवर्क की वजह से होता है वो, नेटवर्क की वजह से कभी कभी रिकनेक्ट करने लगता है। ऑनलाइन क्लास का थोड़ा सा यही प्रॉब्लम है, ऑफलाइन क्लासेस में सब चीजें नहीं है और थोड़ा सा। चलिए आगे चलते हैं, कोशिश करता हूँ जितना पढ़ा सकूँ आज पढ़ा दूँ आप लोग। ठीक है, हमें ये जानना था कि एफसीसी और टीसीसी में डिफरेंसेस क्या होते हैं। याद रखिएगा नियर इंफ्रारेड यहाँ पर विजिबल। ठीक है, देखो यहाँ पर डिफरेंसेस ये है, नेचुरल कलर कंपोजिट टीसीसी। नदी का जो पानी है वो जिस कलर में आप देखते हैं, डार्क थोड़ा ग्रीन कलर में वेजिटेशन दिखेंगे, है ना। ये आपको हाउस होल्ड्स दिख सकते हैं छोटे छोटे। अब इसी को हमने रिवर्स कर दिया, हमारी आंखें रेड कलर में नहीं दिखेंगी इसको ना, जैसे हमारे नेचुरल आईज, हम कुछ भी लगा लें इस ग्रीन को रेड में नहीं कन्वर्ट कर सकता ना, राइट। हम शैडो यूज कर सकते हैं ग्लासेस के थ्रू बस। बट ये जो कैमरे होते हैं उनको डिजाइन ही वैसा किया जाता है कि वो इनको अलग और इनको अलग डिफाइन कर सके। ठीक है, ये है एफसीसी। जैसे देखो ये बैंड्स हैं, ब्लू बैंड, ग्रीन बैंड, रेड बैंड, ये सब बैंड्स एक साथ मिलते हैं। ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये रेड है ना। देखो ये ब्लू बैंड का मतलब कि जो कैमरा है उसने ब्लू पिक्चर्स ली है, यहाँ पर ग्रीन लिया है, यहाँ पर रेड लिया है। जब ये कंबाइन हो जाएंगे तीनों एक साथ, तब ये एक कंपोजिट इमेज जो है बन करके तैयार होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। वन ऑफ द करेक्ट सेंडिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट सेंसर इन टर्म्स ऑफ हायर स्पेशल रेजोल्यूशन। इनके ऊपर होगा थोड़ा सा, मैं बनाऊंगा कंटेंट, समय लगेगा इसको तैयार करने में।
ये सब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा ऐसे ही। फर्स्ट मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट ऐसे ऐसे पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में, ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैंने डाल रखा है ताकि, देखिए लिस्ट बहुत लंबी है, आप सैटेलाइट पढ़ने जाएंगे लिस्ट बहुत लंबी है। वासुदेव भट्टाचार्य ने एक पूरी बुक लिखी हुई है इसके ऊपर, इतनी मोटी बुक। अगर पूरी रिमोट सेंसिंग एकदम डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारे सैटेलाइट है। एक सैटेलाइट के ऊपर 200 पेजेस का कंटेंट बनता है, एक सैटेलाइट के ऊपर इतना सारा। प्रिसाइजली मैं चीजों को आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा आने वाले टाइम में, ठीक है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इसमें अर्थ सरफेस के फीचर्स को डिफरेंट एफसीसी कलर असाइन किए गए। जैसे अगर वेजिटेशन जोन है, कल्टिवेटेड एरिया, तो उनको ब्राउन कलर से रेड कलर तक में दिखाया जाता है। वाटर बॉडी मतलब जल राशियां हैं तो डार्क ब्लू से ब्लैक में उसको दिखाया जाता है। बिल्टअप एरिया मतलब सेटलमेंट है, घर द्वार अगर बन रहे हैं तो उनको हम डार्क ब्लू से ब्लूइश ग्रीन में दिखा सकते हैं। वेस्टलैंड है, रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, तो हम लाइट ब्राउन से दिखा सकते हैं। क्रॉप्ड लैंड मतलब जहाँ खेती बाड़ी वाली जमीन है, ब्राइट रेड से दिखा सकते हैं। फैलो लैंड पड़ती भूमियों को हम लाइट ब्लू या व्हाइट से दिखा सकते हैं, ठीक है। वाटर लॉग या वेटलैंड्स को हम वाटर ब्लैक से दिखा सकते हैं। बिल्टअप एरिया या लो डेंसिटी को हम लाइट ब्लू से दिखा सकते हैं। हाई डेंसिटी में हम डार्क ब्लू और लो डेंसिटी में हम लाइट ब्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट स्लाइड्स को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लिस्ट है यहाँ पर सैटेलाइट्स की, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं आपके, जैसे ये रिमोट सेंसिंग के सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें कुछ ये जियो स्टेशनरी जियो स्टेशनरी है, इसको डाल दिया था क्योंकि एक बार एग्जाम में आया था इसलिए। IRS-1 इंडिया का है, आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, किस कंट्री का है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, किस कंट्री का है, ध्यान रखिए इंडिया का है। और इसकी जो हाइट है, फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, इनकी हाइट वाले क्वेश्चन आते हैं। IRS-1A इंडिया का है, हाइट इसकी 1904 किलोमीटर है। लॉन्च कब हुआ था, ये एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, 17 मार्च 1988। नहीं नहीं, देखो वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग है ही ना, देखो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। हम ट्रू कलर कंपोजिट का यूज कब करते हैं, जब हमें कुछ स्पेशल फीचर्स पढ़ने होते हैं। नहीं तो जनरली हम क्या करते हैं, सॉरी, FCC को हम तब यूज करते हैं जब कुछ स्पेशल फीचर्स पढ़ने होते हैं, जहां पर हम डिफरेंशिएट ना कर पाए। ऐसा कहते हैं कि जो वियतनाम वॉर था उस टाइम पे FCC की खोज की गई थी, क्योंकि वियतनाम के जंगल इतने भयानक थे कि वहां पर जो वहां के सैनिक थे, सोल्जर्स थे, अमेरिकन सोल्जर से गुरिल्ला वॉर करते थे और उनको पहचान भी नहीं पाते। इसी को ध्यान में रख करके जो FCC है उसको डिजाइन किया गया और थर्मल स्कैनिंग की गई। थर्मल स्कैनिंग के थ्रू पता चला उन्हें कि यहाँ यहाँ पर इनके सेंटर्स वगैरह है। तो स्पेशल फीचर्स के लिए हम FCC का यूज करते हैं और नॉर्मली स्टडी के लिए TCC का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए ओशन सैट है, IRSP-4 इसको कहते हैं हम, इंडिया का ही है, 720 किलोमीटर हाइट है। 26 मई 1999 में इसको लॉन्च किया गया। रिसोसैट IRSP-6 है, इंडिया का ही है, 817 किलोमीटर हाइट है, 17 अक्टूबर 2003 में लॉन्च किया गया। कार्टोसैट IRSP-5 है। अब आप इसको ध्यान रखिएगा कि ये बाद में आया है जरूर, जैसे कुछ सेट्स ऐसे होते थे सैटेलाइट्स जिनको लॉन्च नहीं किया जा सका, जो थोड़े लेट से हुए कुछ स्पेशल फीचर्स के कारण, क्योंकि कुछ जो है वो कई बार कैंसिल भी हो जाते हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं इसलिए। लैंड सेट है यूएस का, 705 किलोमीटर की हाइट है, दुनिया का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। डेट याद रख लीजिए, 23 जुलाई 1972 को लॉन्च किया था इसने, ठीक है। फिर GOES जियो स्टेशनरी USA का ही है, ये 17 अक्टूबर 1975 में लॉन्च हुआ। फिर उसके बाद आता है इकोनॉस, USA का ही है, पहला प्राइवेट माना जाता है इसे। 681 किलोमीटर की हाइट है इसकी और सितंबर 24 1999 में लॉन्च हुआ। इसका डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। स्पॉट है फ्रांस का, 1822 किलोमीटर की हाइट है इसकी।
21 फरवरी 1986 को ये लॉन्च हुआ था, इसका भी डेट इंपॉर्टेंट है। इनवीसैट है, यूरोपियन यूनियन का 800 किलोमीटर हाइट है, मार्च 1 2002 में इसको लॉन्च किया गया था। मीटियोसैट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, यूरोपियन यूनियन का 36,000 किलोमीटर की हाइट पर 23 नवंबर 1977 में लॉन्च हुआ। रिसर्च यूएसएसआर का, रशिया का 566 और 1980 में लॉन्च हुआ। ये जितने लिस्ट हैं इनको घोल करके पी जाइए, ठीक, क्योंकि सबसे ज्यादा रिमोट सेंसिंग से क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा, तो मैंने एक जगह पर इनको रख दिया है। आगे और भी वो इंडियन वाले आस्पेक्ट में मिलेंगे। दरअसल मैं चाह रहा था आप लोगों को थोड़ा सा इनके डिटेल को पढ़ाना, जैसे IRS-1A के सैटेलाइट सिस्टम को समझना, सेंसर के बारे में, इसके स्पेक्ट्रल, रेडियोमेट्रिक, सारे रिजोल्यूशंस के बारे में, सब कुछ ऐसे डिटेल में। आप चाहो तो इसको रेफर कर सकते हैं, वासुदेव भट्टाचार्य की बुक ले सकते हैं, उसमें मिल जाएगा डिटेल, ठीक है। आप में से जिन लोगों ने भी रिमोट सेंसिंग की बुक, इफ यू वांटेड टू परचेज इट, महंगी बुक है, कुछ 700-800 रुपए की आती है, 900 रुपए की। सुनाई नहीं दे रहा है तो क्या करूं मैं, बताइए। क्या करूं मैं, बताओ। मेरे यहाँ सब ठीक है, रिफ्रेश कर लीजिए, यही कह सकता हूँ। देखिए ये लैंडसैट के मिशंस हैं। सिंस 1972 अभी तक लैंडसैट 9 लॉन्च किया गया है जो स्पेस में है। ये पूछा गया है एग्जाम में, थोड़ा इसको देख लेते हैं। लैंडसैट 1 जुलाई 1972 में लॉन्च हुआ था, जनवरी 1978 में रिटायर हो गया। लैंडसैट 2 75 में लॉन्च हुआ, 83 तक चला। लैंडसैट 3 मार्च 78 में लॉन्च हुआ, 83 तक चला, ठीक है। लैंडसैट 4 जुलाई 82 में लॉन्च हुआ और 1983 में समाप्त हो गया। लैंडसैट 5 सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन का चलने वाला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था यूएस का, 1984 में लॉन्च हुआ और 2013 तक उसने अपनी सर्विस की, ठीक है। फिर लैंडसैट 6 था, शॉर्टेस्ट, आई थिंक लॉन्च ही हुआ था क्या, तो काम नहीं कर पाया। फिर लैंडसैट 7 आता है 1999 में, जो ऑपरेशनल है, अभी तक चल रहा है। और लैंडसैट 8 है, फरवरी 30 में लॉन्च हुआ, जो अभी तक चल रहा है। लैंडसैट 9 भी है, जो 21 में लॉन्च हुआ, जो अभी तक चल रहा है, ठीक है। ये कुछ लैंडसैट के बारे में है। ठीक है ना, ये हो गया लैंडसैट का आपका। इसके बाद रहेगा इंडियन रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम, ये पढ़ेंगे हम लोग किसी और कक्षा में, पूरा एक क्लास लेगा इसको पढ़ना। थोड़ा सा टाइम और लूँगा आप लोग का। जैसे देखिए, मुझे जो आप लोग को पढ़ाना है, मैंने सोचा है कि मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए, बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए उसके लिए। ये रिमोट सेंसिंग में चीज़ें बहुत वास्ट हैं, बहुत डिटेल में है चीज़ें। लैंडसैट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है भाई, लैंडसैट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कि वापस नहीं आता है सैटेलाइट, वहीं रहता है। वापस क्या करेंगे, जनरली उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, या तो ऑपरेशनल, उसके सारे डेटा गायब कर दिए जाते हैं, सारा डेटा उसका गायब कर दिया जाता है। वापस कैसे आए, कोई जाएगा कैसे? रिमोटली, कंप्यूटर से रिमोटली, रिमोट से जैसे डेटा भेजता है वैसे डिस्ट्रॉय हो जाता है। हाँ, इसीलिए वहाँ पर भी कचरा होता है। जितना पढ़ा रहा उतना ही कर लीजिए, बहुत बड़ी बात है। आपको लगता है थोड़ा बड़ा कंटेंट है रिमोट सेंसिंग का, सब कुछ पढ़ते पढ़ाते ये कंटेंट मुझे बनाने में इतना टाइम लगता है, थोड़ा बड़ा कंटेंट नहीं, बहुत ज़्यादा डिटेल में। फिर भी मैं चाहता हूँ अपने लेवल से कि आप लोग और अच्छा कंटेंट, अच्छा तो है ही, मतलब और इन्फॉर्मेशनल कंटेंट
टाइम लगेगा, इस समय नहीं होता है इसलिए, लेकिन आप लोग चाहें तो आप वासुदेव भट्टाचार्य जी को पढ़ सकते हैं, आप लोग अगर चाहें। बुक मेरे पास है। ये है वो बुक, ये है वो बुक, रिमोट सेंसिंग एंड GIS। एडिशन चेंज हो सकता है, लेटेस्ट एडिशन अगर लेना होगा तो लेटेस्ट एडिशन लीजिएगा। तब मैंने इसको 745 में लिया था। प्रॉब्लम ये होती है कि इस पर डिस्काउंट नहीं मिलता है बहुत ज़्यादा। बुक बहुत अच्छी है। जैसे अगर आप लोग इसमें जाओगे तो मैं बता देता हूँ, जनरली मैं बुक आप लोग प्रेफर नहीं करता, बट अगर आप लेना चाहोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन सब मिलेगा। जैसे आप अलग अलग सैटेलाइट के बारे में यहाँ पर पढ़ोगे ना, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फॉर एग्जांपल इसमें आपको बताया गया है अलग अलग सैटेलाइट्स के बारे में, ठीक है। इसमें है, JP शर्मा की बुक में भी है, बट पता नहीं इसको देखता ही नहीं। हाँ, जैसे देखिए इसमें लैंडसेट MSS का है, मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर का है इसमें डिटेल, इसका IFOV कितना है, रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन कितना है, टेम्पोरल रिजोल्यूशन कितना है, एल्टीट्यूड कितना है, इसका स्वाथ कितना है, इंक्लाइनेशन कितना है। ऐसे क्वेश्चंस भी आजकल आ रहे हैं, ठीक है। नहीं, बुक मत खरीदो। अगर देखिए मैं मना ही करूँगा, लेकिन मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाह रहे हो, जैसे आपको लगता है कि रिमोट सेंसिंग में PhD करनी है या आपको रिमोट सेंसिंग यूज करना है एज अ इंस्ट्रूमेंट अपने PhD प्रोग्राम में, तब तो लीजिए इसको आप, ठीक है। नहीं आप अगर सिंपल ज्योग्राफी बस, अरे यार नेट की JR तो चाहिए, क्या करेंगे इतना रिमोट सेंसिंग पढ़ के क्या करेंगे। देखिए इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेशन एंड दिस विल लीड यू लाइक आपको आगे रखेगा हमेशा दूसरों से, ठीक है। नेट क्लियर करने के बाद भी आपको रिमोट सेंसिंग पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ज्योग्राफी में उसकी बहुत बड़ा कंपोनेंट है। देख लीजिए इसकी हिंदी बुक नहीं आती, इंग्लिश बुक। ठीक है, हाँ चलो। नहीं, सैटेलाइट आपस में टकराते नहीं हैं, क्योंकि हर सैटेलाइट का एक एल्टीट्यूड, ये देखो ना, आप देखो उसमें, देखो ध्यान से देखो, हाइट लिखा हुआ है कि नहीं। हर सैटेलाइट एक सर्टेन हाइट पर होती है। ये सारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, लेकिन अलग अलग हाइट में। अगर आप लोग इतना भी पढ़ लोगे ना, जैसे आप इतना ही पढ़ लें रिमोट सेंसिंग, तो देखिए अगर 5 क्वेश्चन आएगा रिमोट सेंसिंग से, मैं गारंटी लेता हूँ 5 में से 4 क्वेश्चन आप एकदम हंसते मुस्कुराते हुए अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। एक ही क्वेश्चन ऐसा होगा जो नया होगा, पूरी तरीके से, बस यही करेगा और कुछ। 4 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर जाओगे। अगर 10 क्वेश्चन आता है तो 8 क्वेश्चन आप दौड़ते दौड़ते सही करोगे, 2 क्वेश्चन भी आप समझ करके आंसर कर सकते हो। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। देवी दत्त चौनियाल जी को भैया प्रणाम, ठीक है। हिंदी में बुक मत पढ़िए, आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, मैं